सिंहासन डोल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भारत के बच्चे बच्चे की ज़बान पर यह कविता है और यह कविता उन्हें कंठाग्र याद है। आप भी पहचान गए होंगे कि यह कविता हमारे हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय कवयित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की राष्ट्रीय कविता की वह सशक्त हस्ताक्षर है जिन्होंने पराधीनता के दिनों में अपने घर में रहकर अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए भी न केवल राष्ट्रीय कविताओं का सृजन किया बल्कि सत्याग्रहों में भाग लिया, असहयोग आंदोलनों में भाग लिया और अनेक बार जेल की यात्राएं की। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आज संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, किंतु बावजूद इसके उसमें जो राष्ट्रीयता का स्वर है, मानवता का स्वर है और उसके बीच में प्रकृति, प्रणय और अन्य बातें जो जीवन से जुड़ी हुई हैं उनका स्वर है, वह सब हमारे लिए प्रेरणा प्रदायक है। हम स्वतंत्र हो गए हैं, किंतु परतंत्रता के दिनों में लिखी हुई ये रचनाएं आज भी जीवंत है और उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन बहुत कम रहा, किंतु उस कम अवधि के दौरान उन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया और वे रचनाएं चाहे काव्य के क्षेत्र में हो, कहानी के क्षेत्र में हो अथवा निबंध के क्षेत्र में हो, अपनी प्रासंगिकता को बनाए हुए हैं और महत्वपूर्ण हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग के निहालपुरा क्षेत्र में सन 1904 में हुआ था। उनका विद्यार्थी जीवन प्रयाग में ही व्यतीत हुआ और वहीं से उन्होंने क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1919 में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका विवाह नवलपुर खंडवा के सुप्रसिद्ध अभिभाषक एडवोकेट ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। आपकी 5 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्रियां और 3 पुत्र हैं। आपका वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक चल रहा था। खंडवा में कुछ दिनों के पश्चात वे जबलपुर में अपने पिताजी के पास गई और वहीं से उन्होंने अपने जीवन में स्वतंत्रता के प्राप्ति के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ किया। वे भारत और भारत की अस्मिता से बहुत प्रेम करती थी, महात्मा गांधी से प्रभावित थी और अंग्रेजों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उन अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को उठाती थी। वे प्रथम महिला सत्याग्रही थी जिन्होंने सत्याग्रह किया और नागपुर में गिरफ्तार हुई। यह श्रेय केवल सुभद्रा कुमारी चौहान को ही जाता है। इसके बाद सन 1923 हो या 1942, इन्होंने अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध, उनके नियमों और उनके कार्यवाहियों के विरुद्ध कार्य किया और गिरफ्तार होकर जेल गई। वे काफ़ी दिनों तक मध्य क्षेत्र में कांग्रेस की सदस्य के रूप में असेंबली की सदस्य भी रही और अंत में सन 1948 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। इस कम अवधि के दौरान भी उन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन किया। हिंदी की प्रख्यात राष्ट्रीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखने का कार्य अपनी उम्र के 15वें वर्ष में प्रारंभ किया था। इसके पश्चात उनकी अनेक रचनाएं फुटकर रूप से भारतीय जनजीवन का चित्रण करती हुई, राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करती हुई
जनमानस के बीच में आई। उस समय प्रकाशन की समस्या थी और ऊपर से अंग्रेजों का अत्याचार था। स्वतंत्रता वाणी की जो थी वह प्रतिबंधित थी, तो अनेक रचनाएं लोगों के द्वारा कंठाग्र थी और उन्हीं का पाठ हुआ करता था। फिर भी उनकी कुछ रचनाएं संकलन के रूप में बाद में त्रिधारा, मुकुल और यह कदम्ब का पेड़, इन 3 संकलनों में प्रकाशित हुई। इसके पश्चात इन्होंने कुछ कहानियाँ भी लिखी थी जो अपने जीवन तथा अपने आसपास के जीवन और भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की समस्याओं का चित्रण करती थी। वे 1932 में बिखरे मोती, 1934 में उन्मादिनी तथा सन 1946 में सीधे साधे चित्र के रूप में प्रकाशित हुई। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय भावना परिलक्षित होती है। राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत उन्होंने समसामयिक, देश प्रेम और भारतीय इतिहास और संस्कृति का चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त उसमें सांस्कृतिकता, ऐतिहासिकता और राष्ट्रीय भावना के दर्शन भी होते हैं और तत्कालीन राजनीतिक गतिविधियां और उसके दृष्टिकोण का चित्रण भी इनकी कविताओं में बहुत ही सरलता और मोहकता के साथ परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य कविताएं जो हैं उनमें बच्चों के मनोविज्ञान को लेकर कुछ रचनाएं लिखी गई हैं और घरेलू जीवन को लेकर भी रचनाएं हैं। तो जिस समाज और जिस परिप्रेक्ष्य में वे रह रही थी उसका चित्रण भी उन्होंने किया है और घर की सीमाओं से बाहर निकलकर जब उन्होंने राष्ट्रव्यापी संकट को देखा उसका चित्रण भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय एक राष्ट्रीय कविता के माध्यम से ही होता है और झांसी की रानी नाम की उनकी जो प्रसिद्ध कविता है वह जन जन में प्रचलित है। इस कविता के अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, प्रतिबंध लगा लिया था, किंतु यह कविता इतनी सरल और सादगी से बुंदेलखंडी शैली में लिखी गई थी कि लोगों को वह कंठाग्र याद हो गई थी। इस कविता के माध्यम से जन जागरण का काम सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की विशेषता यह है कि वे जटिलतम भावों को बहुत सरलता से व्यक्त कर देती हैं और भाव और अभिव्यक्ति के बीच में एक अंतर जो रहता है वह अंतर यहाँ पर उनकी कविताओं में समाप्त हो जाता है। शैली और भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाएं बहुत सरल है, सुग्राह्य हैं और वे गेय तत्व को साथ में लेकर चलती है। उनकी कविताओं को बहुत आसानी से गाया जा सकता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं और शब्दों का चयन बहुत ही सरल और भावप्रवण है, इसलिए वे रचनाएं बहुत आसानी से याद की जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। उनमें कुछ बाद की रचनाएं हैं, उन्होंने बिंब का बहुत अच्छा चित्रण किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने सही भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सही शब्दों का प्रयोग किया है। ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान के महत्व को बढ़ाती हैं। झांसी की रानी नामक उनकी जो कविता है वह बुंदेलखंडी लोक गायन शैली में लिखी गई रचना है। यह रचना जब्त हो गई थी और उसके बावजूद भी भारतीय जनमानस ने इसे कंठाग्र कर लिया था और यह बार बार लोगों के द्वारा पढ़ी गई थी। इस कविता ने भारत में राष्ट्रीय जागरण की प्रेरणा दी और बाद में जो अन्य कविताएं लिखी गई उन कविताओं में भी यह भाव परिलक्षित होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। यह कविता परिवेश में प्रकृति को साथ लिए हुए है और इसके माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। यह बहुत सुंदर रचना है और तत्कालीन समय में भी इसका बहुत महत्व था। आज भी यह कविता हमें प्रेरणा देती है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उधती गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग,
वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु पंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। अब आगे की पंक्तियों में देखिए कि प्रकृति का चित्र किस प्रकार से उन्होंने व्यक्त किया है, खास करके वसंत ऋतु में जब आम्र वृक्ष पर कोयल बोलती है तो उससे किस प्रकार की भावना होती है। अब वसंत ऋतु जो होती है वो माधुर्य का प्रतीक है और रमणीयता का प्रतीक है, रमण करने का प्रतीक है, नर और नारी के मिलन का प्रतीक है। किंतु जब हम पराधीन हैं ऐसी स्थिति में, या तो हम प्रणय लीला में व्यस्त हो जाएं प्रकृति को देखकर, या फिर उससे प्रेरणा लेकर आत्मोत्सर्ग की भावना लेकर हमारे राष्ट्र को, पराधीन राष्ट्र को आज़ाद करने की दिशा में बलिदान और त्याग के लिए आगे बढ़ें। बहुत सुंदर इन भावनाओं का समायोजन इन पंक्तियों में किया गया है जो बहुत ही अधिक महत्व रखता है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। गलबाएं हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण, हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इन पंक्तियों में कवयित्री ने यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है कलमबंदी स्वच्छंद नहीं, कलम बंधी हुई है, अर्थात भावनाओं को अभिव्यक्त करने पर अंग्रेजी शासन के द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है। अब किस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें, यह समस्या उन्होंने रखी है। किंतु इसके बावजूद भी कवि और तत्कालीन कवि और जो भी राष्ट्रीयता से, अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, वे निरंतर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे थे और भारतीय जनमानस को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत अच्छी रचना है यह कदम्ब का पेड़। यह रचना माँ के वात्सल्य को भी प्रकट करती है, बाल मनोविज्ञान को भी प्रकट करती है और इसके द्वारा प्रकृति और भारतीय संस्कृति इन सब का समावेश इस कविता में बहुत सुंदरता से हुआ है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर होता माँ यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता मैं चुपके चुपके आता, तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने को तुम बाहर काम छोड़कर आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर फिर धीरे से बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब नहीं उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती, बंधी आंख नीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। जब तुम घबराकर आंख खोलती पर माँ खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। यह कविता बच्चों को लिखकर, बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी गई है और उनके मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में यह बात कही जाती है कि जहां उन्होंने एक और राष्ट्रीय कविताएं लिखी, वहीं उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ गीत लिखे हैं और यह कविता उस महत्व को यहाँ पर दर्शा रही है। एक अन्य कविता पानी और धूप। सुभद्रा कुमारी चौहान की यह रचना भी बाल गीत है, किंतु इस कविता में यह देखने को मिलता है कि हमारे राष्ट्र में
पराधीनता के दिनों में जो त्रासदियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा की जा रही थी, उससे बड़े लोग तो प्रभावित होते ही थे, छोटे छोटे बच्चे भी प्रभावित होते थे। और उनके मन में भी यह आक्रोश का भाव उत्पन्न होता था कि यदि हमें तलवार मिल जाए तो वे जो आतताई हैं उनसे हम निपट लें, उनसे संघर्ष करें और विजय प्राप्त करें, और इस तरह की स्थितियों को जो हमें परेशान कर रही है उनसे मुक्त हों। यह भाव इस कविता में परिलक्षित हुआ है। इसके कुछ ही अंश आप लोगों के सामने रखे जा रहे हैं। इन कविताओं को पढ़ने के बाद, इन पंक्तियों को देखने के बाद, उसके अंदर छिपे हुए बिंब को देखने के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं सरल होने के बावजूद भी साहित्यिक मूल्यों को लिए हुए थी। अभी अभी थी धूप, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। अब यहाँ पर देखिए, घड़े बादल के, बादल जो है वो एक घड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ये बहुत सुंदर प्रयोग है। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर दिया, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी माँ ने भी क्या उसको बुला लिया, ये कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसको काका, किसको डांट रहे हैं किसने कहा सुना नहीं माँ का। बालक के मन की जो कोमलता और भावुकता है, उसकी जिज्ञासा है, वह इस कविता में परिलक्षित होती है। एक अन्य कविता है ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता में बहुत अनौपचारिक ढंग से कवयित्री ने प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन किया है। इसमें समर्पण की भावना भी परिलक्षित होती है। हम ईश्वर के सम्मुख जाते हैं, अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, तरह तरह के प्रसाद, फूल मालाएं, नैवेद्य लेके जाते हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब तो ले जाते हैं किंतु उनमें भावना नहीं होती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें भावना होती है किंतु इस प्रकार का लोकाचार नहीं होता। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूँ, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि मुझे स्वीकार कर लो अथवा ठुकरा दो, किंतु मेरा काम तो आपकी शरण में आना है और मैं आई हूँ। बहुत अच्छी रचना है यह। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य वस्तुएं कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी, मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी, जो साथ कुछ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं है, हाय गले में पहनाने को, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं है। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पुजाया प्रभुवर, पूजा और पुजाया प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। बहुत ही अच्छी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान ने यह कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है, और इसमें जो भाव अभिव्यक्त हुए हैं वह निश्चित रूप से मन की भावना को अभिव्यक्त करते हैं। भक्त ऐसा ही होता है, यदि वह अपना सर्वस्व समर्पण करता है तो यह सर्वस्व समर्पण करने का भाव यहाँ पर किस रूप में है? परमात्मा को, देवता को। तो ये देवता कौन है? इसके पीछे जो भाव छुपा है वह यह है कि यह राष्ट्र
एक देव के रूप में है, और हमारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने का संघर्ष है, वो समर्पण का भाव है, वह उसी के चरणों में है। तो हम जो कुछ भी समर्पित करना चाहते हैं वो अपने राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। यह परोक्ष रूप से बात कही गई है, क्योंकि पहले भी बतलाया जा चुका है कि अंग्रेजों ने वाणी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था और इनकी बहुत सारी रचनाओं के ऊपर प्रतिबंध था। तो यह कविता अपने आप में बहुत अप्रतिम है। एक अन्य रचना है शिशिर समीर। शिशिर ऋतु में जो वायु बहती है उसको आलंबन बनाकर कवयित्री अपनी प्रेम की प्यास को, कृष्ण के प्रति जो उसका भाव है उसे अभिव्यक्त कर रही है कि किस तरह से प्रेम की प्यासी पथिक प्रियतमा अपने प्रियतम को पाने की चेष्टा करती है और किस तरह से उस वायु को अपना संदेश बनाकर, दूत बनाकर उसके माध्यम से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर रही है। इसके कुछ अंश ही आपके सामने रखे जा रहे हैं। फिरती हुई पहुँच तुम जाओ अगर कभी उस देश सखी, मेरे निठुर श्याम को मेरा दे देना संदेश सखी। इस तरह की भावनाओं की अभिव्यक्ति कालिदास ने भी मेघदूत में की थी और उसी परंपरा का अनुसरण बहुत सारे कवियों ने किया था। यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लगभग उसी तर्ज पर अलग ढंग से अपनी बात को रखा है। खूब उन्हें समझाकर कहना मेरे दिल की बात सखी, विरह विकल चातकी मर रही, जल जल कर दिन रात सखी। कहना किसी तरह वे सोचे मिलने की तदबीर सखी, सही नहीं जाती अब मुझसे यह वियोग की पीर सखी। चूर चूर हो गया हृदय यह सह सह कर आघात सखी, शिशिर समीरण भूल न जाना कह देना यह बात सखी। छोटी सी कविता में उन्होंने अपने अंतः प्रेरणा को, अंतर्वेदना को, अपनी पीड़ा को, मिलन की प्यास को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है। यह सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का एक अलग रंग है। राष्ट्रीयता अलग चीज़ है और प्रेम की विरह वेदना यह एक अलग चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जीवन में आने वाले प्रत्येक भावों को अपनी कविता में स्थान दिया है और उसके रूप रंग को प्रस्तुत किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसा नाम है जो अपनी रचनाओं में गंभीर से गंभीर विषयों को भी बहुत सरलता से अभिव्यक्त करती हैं। उनकी कविताओं में ओजस्विता का स्वर भी मिलता है, माधुर्य का स्वर भी मिलता है और बच्चों के मनोविज्ञान के चित्र भी देखने को मिलते हैं। उनकी रचनाएं भाव व्यंजक हैं, उसमें भावनाओं की अभिव्यंजना बहुत अच्छी तरह से हुई है। उनकी जो कहानियाँ लिखी गई हैं वे सरस शैली में हैं, उसमें जो भाव पक्ष है वह राष्ट्रीय है और आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। उनकी रचनाओं में मर्म स्पर्शी संघर्ष भी देखने को मिलता है और अधिकतर रचनाएं व्यक्तिमुखी हैं, किंतु यह इनकी विशेषता है कि अपने व्यक्तित्व से वे बाहर निकलकर बहिर्मुखी हो जाती हैं। छायावादी कविता का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, किंतु यह उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए स्वप्नलोक में रहते हुए भी वे आदर्श के उदात्त भाव को अपनी रचनाओं में समेटे हुए हैं और इन सब के बीच में उनका एक अलग व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। उसमें इनकी जो कहानियां हैं, इन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिल चुका है और इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उन निबंधों में भी इनके व्यक्तित्व का प्रभाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा संवहन इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। किंतु इन सब के बावजूद सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम एक राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में ही लिया जाता है और यही उनकी पहचान है और उनकी राष्ट्रीय कविताओं की यही विशेषता है कि उन्होंने बहुत सरलता से अपने भावों को अभिव्यंजना दी है, अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास को गौरवान्वित किया है और उसे इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वह जन जन के बीच में चला और उनकी ज़बान पर कंठाग्र हो गया। उन्होंने उसका पाठ किया, उससे प्रेरणा प्राप्त की और जन जागृति के साथ साथ
भारतीय जागरण और राष्ट्रीयता के आंदोलनों के प्रति उनके मन में आगे बढ़ने का भाव जागृत हुआ। यही सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं की, उनकी भावनाओं की, उनकी रचना शिल्प की विशेषता है और इसलिए वे सदैव स्तुत्य रहेंगी, अमर रहेंगी, प्रासंगिक बनी रहेंगी।